गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है और वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे और हमारा साथ देने के लिए पिछले शो से रचना वैद्य और सचिदानंद उत्तेकर बने हुए हैं और अमित सेठ और रुचित जैन भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। तो एक फुल हाउस, उसके बाद सुदीप बंदोपाध्याय से होगी मार्केट आउटलुक पर एक खास चर्चा और बिग मार्केट वॉइसेस में जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से मार्केट के टेक्निकल्स पर बातचीत होगी। साथ ही एक छोटा सा अंश आपको सुनाएंगे पीवी फिनटेक के चेयरमैन और सीईओ यशीश दहिया से हुई एक खास चर्चा। जो वो हॉस्पिटल सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, रैशनल क्या है और जो मार्केट को ख़राब लग रहा है उसके रिस्पॉन्स में उन्होंने क्या कहा, इन सब पर भी होगी एक बातचीत। लेकिन पहले एक नज़र मार्केट पर। मार्केट काफ़ी वीक है आज, मार्केट काफ़ी वीक और क्लियरली आज का कल्प्रिट निफ्टी बैंक आज एक्चुअली अक्रॉस द बोर्ड है। कोई आप एक पर्टिकुलर स्टॉक को पॉइंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन वापस स्क्रीन पर रख देते हैं। लार्जली बैंकों की वजह से सबसे ज़्यादा गिरावट है, क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए अब 53,116 पर आ गया था, एकदम से थोड़ी सी रिकवरी आई। लेकिन रिलायंस अब नंबर 1 हो गया कंट्रीब्यूटर, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। तो बैंकिंग वीक है पूरी की पूरी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लेकिन रिलायंस अब सबसे ज़्यादा ऐड कर रहा है वीकनेस में। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए मेटल्स में कोई वेट ही नहीं है, तो इसके लिए वो इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मेटल्स खुद अच्छा कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बैंक निफ्टी का भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं एक बार, और वहाँ पर क्लियर कट ड्रैग है एक आईसीआईसीआई बैंक का। 53,100 से एकदम से एक थोड़ा सा पुल बैक दिखाने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने। हालांकि अब एचडीएफसी बैंक भी खासा वीक होता हुआ, 1% वीक एचडीएफसी बैंक इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं एक बार उन पर नज़र डाल लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील। तो क्लियरली मेटल्स का एक तड़का है यहाँ पर। तीनों टॉप गेनर्स मेटल स्टॉक से हैं। बीईएल की एंट्री निफ्टी में थोड़ी सी अशुभ रही। आज पहले दिन निफ्टी में 3% नीचे बीईएल, और अभी निफ्टी के टॉप, ये थोड़ा रिफ्रेश करिए, अनचेंज नहीं है, 3% नीचे। हाँ, और हीरो मोटोकॉर्प ये भी करीब करीब 3% नीचे इस समय। बाकी रिलायंस, एक्सिस बैंक, इनकी तो हम बात कर ही चुके हैं। एफएनओ के स्टॉक्स की जहाँ तक बात है, उसमें टॉप लूजर है बीएचईएल, 4% नीचे बीएचईएल। वोडाफोन आइडिया 3-3.5% नीचे, अब 10 के नीचे शायद फिसलने को तैयार वोडाफोन आइडिया। इंडियन होटल्स में भी करेक्शन आती हुई इस समय, 3% नीचे इंडियन होटल्स। और जहाँ तक गेनर्स की बात है, सबसे ऊपर एनएमडीसी 4% ऊपर। आज सुबह बात हुई थी एनएमडीसी की, पहले भी बात हुई थी कि मेटल्स में सबसे स्ट्रांग यही है क्योंकि आयरन और प्राइसेस बढ़े हैं। सुबह रचना जी की ट्रेड भी थी एनएमडीसी पर, तो यहाँ पर अच्छे मूव्स आते हुए। उसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस, कोलगेट, टाटा केमिकल्स, और अभी एक फ्रेश मूव आना शुरू हुआ है वीरू कुछ सीमेंट स्टॉक्स में। एसीसी और अंबुजा देखते हैं एक बार, दोनों के इंटरडे चार्ट्स रखिए स्क्रीन पर। एसीसी और अंबुजा, वहाँ एकदम से मूव आए। ये देखिए एसीसी में क्या मूव आया, शार्प, और अंबुजा यहाँ पर भी मूव आया। तो वीरू एकदम से इन दो स्टॉक्स में मूव आए जो मैंने अभी स्पॉट किया। वीरू जी हाँ, बिल्कुल। एसीसी, अंबुजा, ग्रासिम, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई पर आगे ट्रेड करें। मेरे स्क्रीन पर अगर आप देखें, एसीसी की स्पेशली 2600 की कॉल, 2540 की कॉल, इनमें काफ़ी एक्टिविटी है। निफ्टी बैंक में एक पुश आया है, इट्स नाउ 53243। यानी उससे आपने अब तक की बाजार की थोड़ी सी समरी समझी। अब ट्रेड्स पिक करते हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव से अमित सेठ जी। अमित जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रहे हैं आप? अमित जी आप म्यूट पे हैं, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा पहले। आई एम सॉरी, आज मैंने तो अनम्यूट किया नहीं, तो पता नहीं कैसे हो गया। आई डिडंट डू इट एनीवे। वीरेन जी, पहला ट्रेड रहेगा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में एक पुल बैक कंप्लीट है। पुल बैक 10 डेमा के ऊपर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल चार्ट्स देखें तो हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3280 एंड टारगेट्स विल बी 3450 एंड 3500। 2 से 3 दिनों का व्यू है। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो आईटी सेक्टर से नौकरी इन्फो एज है। नौकरी इन्फो एज का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यहाँ पे भी हायर हायर लोज बन रहे हैं। आज की कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश है। लोअर शैडो काफी अच्छी है। स्टॉक कंफर्टेबली अपने 10 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे 8100 का, और टारगेट्स रहेंगे 8400 रुपीज के इन्फो एज पे। चलिए रचना जी, आपकी दो ट्रेड इस समय की। जी, मार्केट ने अच्छी खासी गिरावट दे दी है। सो नाउ नेक्स्ट मूव के लिए हम अपसाइड पे देखेंगे। अब हम लॉन्ग साइड पे जाएंगे इन टू स्टॉक्स। वन इज ओबेरॉय रियल्टी के फ्यूचर्स, द अदर इज दालमिया भारत के फ्यूचर्स। ओबेरॉय रियल्टी के जहां तक बात है, 1930 पे है ये काउंटर, और अच्छा खासा स्विंग जनरेट करा है इसने।
यहाँ से और फर्दर अपसाइड मूवमेंट दिख सकती है जो इस काउंटर को 1950 की तरफ ले जाएगी। 10 रुपए के एसएल के साथ इसको लॉन्ग करेंगे एंड 1950 एंड 1970 दो टारगेट्स लगाएंगे हम फ्यूचर्स पे। दूसरा काउंटर है दालमिया भारत जिसको अगेन हम लॉन्ग करेंगे क्योंकि सीमेंट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट उसमें काफी सारे काउंटर्स में मूवमेंट आ रही है। दालमिया भारत 1940 पे है, यहाँ पे 1920 का एसएल लगा के अगर इसको लॉन्ग किया जाए तो विद इन अ डे और टू दिस कैन गो टुवर्ड्स 1970। ओके, तो अब तक रचना जी शॉर्ट थी, अब थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस की तरफ अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। सचिन, आपके दो पिक्स इस समय के? मुझे अनफॉर्चुनेटली जो पहले 3 स्टॉक्स थे वो तीनों कवर हो चुके हैं। नौकरी पे भी मेरा कन्विक्शन है कि 8600 के आसपास का स्विंग बनेगा। एशियन पेंट्स में भी जिस तरीके से ट्रेंड है, अभी अभी हमने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दी है कि 3500 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है। जो फ्रेश ट्रेड में यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा वो है आईटी पॉकेट से ही कोफोर्ज। आई थिंक पिछले सीरीज का कंसोलिडेशन काफी इंपॉर्टेंट था। अपने लाइफ हाइज के आसपास इसने एक अच्छा बेस बनाया है, लगभग अराउंड 7000 लेवल के आसपास, एंड वहीं से वापस एक फ्रेश मोमेंटम नजर आ रहा है शॉर्ट कवरिंग की वजह से। एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 7360 तक अवेलेबल है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कोफोर्ज में थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है ऑन द लॉन्ग साइड। स्टॉप लॉस आपको 6990 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है मैरिको का, एंड वहां पर मुझे लग रहा है जिस तरीके से एफएमसीजी स्टॉक्स में एक मोमेंटम प्ले है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक कंटिन्यूड स्ट्रेंथ नजर आनी चाहिए। एक हर्डल था अराउंड 700 का जो इसने काफी दिनों से ऑन क्लोजिंग बेसिस ब्रीच नहीं किया था। मुझे लग रहा है वो अगर हर्डल क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन हो जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो आई थिंक यहाँ पर भी एक शानदार रैली बन सकती है 755 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर भी मैरिको में मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 694 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो आपके ट्रेड्स भी पूरे हो चुके हैं यहाँ पे। मीनवेल पिडिलाइट में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ, एनएमडीसी में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है, पिडिलाइट डी हाई पर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ। रुचित, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेल, दो स्टॉक्स है खरीदारी साइड बट लेकिन थोड़े से डिफेंसिव साइड पे है। पहला पिक अपोलो हॉस्पिटल्स में खरीदारी की सलाह रहेगी कि जहां पे हम एक ग्रेजुअल हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं और मार्केट्स की वॉलेटिलिटी का इतना असर ये स्टॉक पे नहीं है। सो आई थिंक यहाँ पे हम एक अपट्रेंड का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करंट लेवल्स पे 7100 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह रहेगी 7550 के टारगेट्स के लिए। और सेकंड पिक रहेगा सन फार्मा, जहां पे पिछले हमने काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखा। ऑल टाइम हाइस पे भी स्टॉक में ऐसे वॉल्यूम्स हो रहे तो क्लियर इंडिकेशंस है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए हम एक्सपेक्ट करें कि नियर टर्म में ये आउट परफॉर्मेंस और कंटिन्यू रहेगा। 1870 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी 2080 के टारगेट्स के लिए। मार्केट में रिकवरी शायद एक थोड़ी सी शुरुआत हुई, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों एक बार इनफैक्ट दोनों का ऑफ लोज वाला प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी निफ्टी का लो था करीब 25,961, तो करीब 50 पॉइंट की निफ्टी में आपको रिकवरी इस समय दिखाई देगी। और एक बैंक निफ्टी में आई थिंक रिकवरी थोड़ी सी ज़्यादा, बैंक निफ्टी में करीब 180 पॉइंट की रिकवरी इस समय प्ले हो चुकी है। ये निफ्टी है, 50 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में हुई। बैंक निफ्टी उस 53,100 के सपोर्ट पर आकर वहाँ से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाता हुआ। अब देखते हैं रिकवरी टिकेगी या नहीं। मिड कैप इंडेक्स की रिकवरी देखिए एक बार। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स की रिकवरी और भी ज़्यादा आपको प्रोनाउंस दिखेगी। ये देखिए, ये है रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में, और क्या शानदार रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में। और क्या मार्केट ने सुबह शॉर्ट ट्रेड प्ले करके अब मार्केट लॉन्ग ट्रेड प्ले करने को तैयार है, यू नेवर नो। लेकिन मूव्स तो इस समय लोअर लेवल से अच्छे आ रहे हैं इन सभी स्पेसेस में। अच्छा सचिन, एक बार ज़रा ये जो एसीसी का मैंने चार्ट स्पॉट किया, इसमें कुछ लंबे टारगेट्स दिख रहे हैं क्या, या फिर ये आज एक रैंडम मूव दिख रहा है आपको? अनुज जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी समय से एक ब्रॉड बेस्ड कंसोलिडेशन है। इनफैक्ट 2740 2730 के आसपास एक नियर टर्म हर्डल है जो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर रैली में ये ब्रीच हो जाना चाहिए।
बिकॉज जिस तरीके से ये पैटर्न है वीकली चार्ट्स पे थोड़े से साइंस है कि एक ब्रॉडनिंग स्ट्रक्चर है जिसका बेस अभी फिलहाल एक एलिवेट हुआ है 2400 के आसपास। इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्लेस था वो सिमिलर लेवल के आसपास है। तो यहाँ से जो रैली की शुरुआत हुई है तो मुझे लग रहा है ये जो नियर टर्म हर्डल्स है ये शायद ब्रीच हो जाने चाहिए ऑनगोइंग। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर पोर्टफोलियो के लिहाज से थोड़ी सी पोजीशनिंग भी की जा सकती है। फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है स्टॉप लॉसेस आपको लगभग अराउंड 2460 पे के आसपास लगाने चाहिए ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस एंड थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग की जा सकती है विद एन इंटेंशन टू होल्ड द स्टॉक टिल 2800। ओके, चलिए अब थोड़ा सा मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जुड़ गए हैं हमारे साथ। रिकवरीज टिकना थोड़ी मुश्किल हो रही है मार्केट में इस समय, वापस हम 26,000 के नीचे फिसले। सुदीप गुड मॉर्निंग। सुदीप पहले बात करते हैं मेटल्स पैक की। आज शानदार मूव एनएमडीसी में और टाटा स्टील, इनफैक्ट पूरे के पूरे मेटल्स पैक में बहुत शानदार मूव रहे हैं पिछले 5-6 दिन से। क्या ये चाइना फैक्टर अब आगे और इस सेक्टर को एक ग्रोथ देगा और क्या यहाँ पर एटलीस्ट स्ट्रैटेजिकली कुछ पोर्टफोलियो बनाया जाए? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, पहला शुरुआत मेटल्स का अच्छे दिन का शुरू हुआ जब यूएस फेड ने ब्याज दरें कम की। वो डेफिनेटली मेटल्स को हेल्प करता है ग्लोबली। और इसके साथ साथ चाइना में जो अभी थोड़ा मॉनिटरी लूजनिंग, फिस्कल लूजनिंग की बात चल रहा है, थोड़ा बहुत स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये डेफिनेटली मेटल्स को एक्साइट कर रहा है। और इसी का नतीजा दुनिया भर में मेटल प्राइसेस में एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिला है। इंडिया में भी इसका असर आ रहा है और वही हम लोग नोटिस कर रहे हैं। अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो मैं ये सलाह दूंगा कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत बहुत बड़े पैमाने के हैं और वो कैसे सॉल्व होगा, किस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट इसको आगे ले जाएंगे, वो नोटिस करना पड़ेगा। पर शॉर्ट टर्म के लिए जरूर हमारा मूड मेटल्स में पॉजिटिव है। अब लंबी अवधि की स्पेसिफिकली मेटल्स क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों का फेवरेट है एल्यूमिनियम। देखिए, सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज जो दुनिया भर में मेटल यूज में हो रहा है वो ये हो रहा है कि ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम अदर मेटल्स टू एल्यूमिनियम। आप एंटायर ईवी ट्रांजिशन देख लीजिए, जो आईसी से ईवी हो रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज दुगना तिगुना हो रहा है। बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, हर जगह पे एल्यूमिनियम का यूज बढ़ रहा है। तो हम लोग मानते हैं कि आने वाले दिनों में स्ट्रक्चरली एल्यूमिनियम का डिमांड बहुत बढ़ेगा और इसका फायदा एग्जिस्टिंग एल्यूमिनियम वैल्यू चेन में जो कंपनीज है उनको मिलेगा और सबको मिलेगा। आप नैल्को की बात करें, हिंडाल्को की बात करें, इवन वेदांता की बात करें, क्योंकि उनका भी एल्यूमिनियम ऑपरेशन बहुत बड़ा है। तो ये सारे कंपनीज को जो लिस्टेड है इंडियन मार्केट में, सबको एल्यूमिनियम का डिमांड ग्रोथ का फायदा मिलेगा। सो लॉन्ग टर्म के लिए हम तीनों स्टॉक पे पॉजिटिव है। बाकी मेटल्स पे शॉर्ट टर्म पॉजिटिव है, पर स्पेस को वॉच करना पड़ेगा चाइना का डेवलपमेंट्स के लिए। ओके, बिल्कुल। चलिए, ये बात होगी मेटल्स की। दूसरी स्पेस जहाँ पर काफ़ी मूव्स देखे थे हमने ऑफ लेट, वो थे प्राइवेट बैंक्स। काफ़ी समय के बाद मूव्स आए अच्छे यहाँ पर, लेकिन अब हायर लेवल पर फिर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ी सी करेक्शन। इन दो स्टॉक्स पर क्या व्यू रहेगा आपका, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर? दोनों पे पॉजिटिव व्यू है हमारा। देखिए, सबसे बड़ी बात बैंकिंग क्षेत्र में अभी हो रहा है, पहली बात तो यह है कि बीएफएसआई बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में अभी भी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है। वैल्यूएशन उतना एलिवेटेड लेवल पे गया नहीं जहां पे स्ट्रेच लग रहा है, और कंपैरेटिवली जरूर बीएफएसआई अट्रैक्टिव है। अब दूसरी बात है, स्पेसिफिकली इस क्षेत्र में जो काम जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है डिपॉजिट मोबिलाइजेशन। अब जिस बैंक का लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइजेशन जितना अच्छा होगा, उनके मार्जिन वैसे डेवलप करेगा। और क्योंकि लोन डिमांड बहुत तगड़ा है, अगर आप लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज कर पाए तो आपका ग्रॉस मार्जिन ठीक रहेगा और आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब इस डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के मामले में जो प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट बैंक है, अच्छा नेटवर्क है ग्राउंड में, उनका ही सफलता आएगा, ये उम्मीद किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ एचडीएफसी और आईसीआईसीआई जैसे दिग्गज बैंक जिनका एस्टैब्लिश क्लाइंट रिलेशनशिप है, नेटवर्क है, उन्हीं में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन अच्छा होने की संभावना है। तो यहाँ पे दोनों पे हम पॉजिटिव रहेंगे। वैल्यूएशन के लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है, पर एक साल का नजरिया रख के चलना चाहिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन में घबराने की बात नहीं है। सुदीप जी गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ रेडी स्टूडियो से। ऑटो में लास्ट वीक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था और आई थिंक हुंडई के आईपीओ को लेकर आई थिंक वो पूरे रेस्ट ऑफ द स्पेस में जो शायद
अमूमन जो होता है लिस्टेड एंटिटीज़ में स्ट्रॉन्ग स्विंग वो विजिबल था। अभी ऑटो में बाइंग का स्कोप आपको कहाँ नजर आ रहा है, कंसिडरिंग एंटायर फेस्टिवल आई थिंक क्वार्टर? एक और चीज़ जो मेरे को नज़र आ रही है स्क्रीन पे, अभी कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो है वो बैकफुट पे बैठा हुआ है। क्या एक डिफरेंशियल बिटवीन कॉमर्शियल और आई थिंक जो पैसेंजर में जो परसिस्ट कर रहा है अब प्राइस वाइज, उसको चेज करने का वक्त है क्या अभी? पीरू जी देखिए, मुझे लगता है कि फेस्टिवल का अगर अपॉर्चुनिटी लेना है तो आपको टू व्हीलर पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हम सब लोग जानते हैं, रूरल डिमांड, रूरल कंजम्पशन में दबाव था और वो अभी वो निकल रहा है और रूरल डिमांड आ रहा है। उम्मीद ये है कि फेस्टिवल सीजन में रूरल डिमांड और भी तगड़ा रहेगा और इस रूरल डिमांड का फायदा उठाने के लिए मुझे लगता है हीरो मोटोकॉर्प राइटली पोजीशनड है टू व्हीलर क्षेत्र के और यहाँ पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो रिलेटिवली अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। अब बजाज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीवीएस में भी प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं रिलेटिव पोजीशनिंग की बात कर रहा हूँ। एक तो रूरल मार्केट में स्ट्रेंथ, दूसरा वैल्यूएशन, ये दो नजर में रखते हुए मैं टू व्हीलर में हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। आप फोर व्हीलर की बात करें और ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, ये सारे क्षेत्र की बात करें तो एमएनएम में हम लोगों को लगता है कि अपॉर्चुनिटी आ सकता है, अभी नहीं है। अगर ट्रैक्टर डिमांड पिकअप करे, एसयूवी में अच्छा खासा कामकाज कर रहे हैं, बढ़ रहा है डिमांड, जो ईवी में वहां पे भी अच्छे कदम लिए हैं, पर वैल्यूएशन के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि ट्रैक्टर डिमांड में तेजी आ गई फेस्टिव सीजन में, अगर आ गई रूरल डिमांड पिकअप होने के साथ साथ, तो हम लोगों को लगता है कि एमएनएम में वापस एक मोमेंटम आ सकता है। ओके, एमएनएम में एक स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं। मीनवाइल निफ्टी 25,981 भी कुछ देर के लिए 26,000 की ट्रैजेक्टरी को गेन किया था लेकिन फिर सरेंडर कर दी। इट्स 25,980। बैंक निफ्टी 53,238 पे। हल्का सा इंडेक्स में आपको अपडेट दिया था इंडेक्स के ऊपर। एक दो स्पेस को और स्क्रीन पे रखिए और उसके बारे में पूछते हैं। एक बार जरा पूरा का पूरा सीमेंट बास्केट लेके आइए। ये भी कुछ देर पहले अनुज ने मार्क भी किया था यहाँ पर। सुदीप जी, सीमेंट पे आपका टेक क्या है और प्रेफर अगर आपके कुछ स्टॉक्स को इस स्पेस में जहाँ पे वैल्यूएशंस आपको बाइंग का स्कोप दे रहे हों, वो क्या है सीमेंट में आपका आउटलुक इस वक्त? ओवरऑल सीमेंट स्पेस में हमारा व्यू पॉजिटिव है। मॉनसून खत्म हो गया है और अभी जो डिमांड पिकअप होने की उम्मीद है। मॉनसून में थोड़ा डिमांड कम रहता है, पर इसके बावजूद इस बार मॉनसून में ठीक ठाक कामकाज हुआ और जैसे हम जानते हैं कि बहुत अच्छा टेलविंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, जबरदस्त कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रहा है, तो सीमेंट का डिमांड हर जगह पे है और फेस्टिव सीजन और उसके बाद विंटर अच्छा डिमांड रहने की उम्मीद है। ओवरऑल सीमेंट क्षेत्र में बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं, जैसे दो दिग्गज प्लेयर अल्ट्राटेक और अदानी ग्रुप के अंबुजा एसीसी, ये दोनों ग्रुप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। एक्विजिशंस भी चल रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस जबरदस्त हो रहा है, पर यहाँ पे सब कुछ नजर में रखते हुए लंबी अवधि के लिए हम अभी भी अल्ट्राटेक पे बुलिश है। हम मानते हैं कि अल्ट्राटेक में अभी भी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है 1 ईयर प्लस का नजरिया से। अगर छोटे मझोले स्टॉक्स में ध्यान देना है तो जेके सीमेंट में ध्यान दिया जा सकता है और रैमको सीमेंट में ध्यान दिया जा सकता है। कुछ हद तक जो अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग मैं ये कहूंगा और कुछ हद तक कॉर्पोरेट एक्शन की उम्मीद में मैं ये कहूंगा। अब अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी, सबसे पहले आईटी, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? अब सुदीप, कोई पिछला क्वार्टर अच्छा था लार्ज कैप आईटी के लिए, खासतौर से इन्फोसिस के लिए। एक्सेंच्योर की जो कमेंट्री, जो नंबर्स आए हैं, उससे ये साफ लगता है कि कुछ हद तक पिकअप आईटी डिमांड में आ रहा है और इसका असर और इसका बेनिफिट जरूर दिग्गज इंडियन आईटी कंपनीज को भी मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल, विप्रो, इन सारे कंपनीज के जो कमेंट्री आएंगे, जो नतीजे के साथ, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आईटी क्षेत्र में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेकेंड क्वार्टर का मैं इतना कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बाय एंड लार्ज इन लाइन रिजल्ट आएगा, और थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स जो कि कमेंट्री से पता चलेगा, वहां पे हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अभी अगर वैल्यूएशन और सब कुछ नजर में रखते हुए कहीं खरीदारी करना है तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो टीसीएस, इन्फोसिस अभी भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंबा थोड़ा नजरिया रख के। और अगर मिड स्मॉल कैप में आपको ध्यान देना है तो स्पेसिफिक आईटी कंपनीज को जीरो इन कीजिए
और इसमें मैं ये कहूंगा कि उन्हीं आईटी कंपनीज को खरीदिए जो कि ऐसे कोई सेक्टर को केटर कर रहा है जहां पे बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। मैं एग्जांपल के तौर पे कहूंगा ट्रैवल एंड टूरिज्म, दुनिया भर में बहुत जबरदस्त ट्रैक्शन है। तो जो आईटी कंपनीज ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर को केटर करता है, जैसे रेड गेम टेक्नोलॉजीज है, जैसे कोफोर्ज है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे डिमांड जबरदस्त है, ट्रैवल टूरिज्म का डिमांड है इसलिए। दूसरा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है और ऑटोमेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। तो जो आईटी कंपनीज ये ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ट्रांजिशन में या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से डीपली जुड़े हुए हैं, मैं परसिस्टेंट का एग्जांपल दूंगा, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज, तो केपीआईटी, तो ऐसे कंपनीज में जरूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा हो रहा है और ये स्कोप का बेनिफिट लगभग सारे इस सेक्टर से जुड़ा हुआ कंपनीज को मिलेगा। चलिए फिर अब एक काम करते हैं सुदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं राहुल शर्मा जी के पास, उनसे जानते हैं। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च हैं राहुल जी। राहुल जी गुड मॉर्निंग। पिछले हफ्ते हमारी बात हुई थी, तब आपने कहा था कि एक्सपायरी में आप देखेंगे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कैरी होते हैं और उसके बाद उस बेसिस पर आप एक व्यू बनाएंगे, लेकिन आपका एक व्यू ये बन रहा था कि शायद मार्केट में थोड़ी करेक्शन ड्यू है और उसके बाद अगली तेज़ी होगी। क्या उस करेक्शन की शुरुआत हुई फ्राइडे को, खासतौर से बैंक निफ्टी में? पहले तो उस पर व्यू दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक यहाँ पर टिपिंग पॉइंट जरूर आया है जहां पर बैंक्स में हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। प्रीवियस एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के सारे टारगेट्स अचीव हुए और अब हमें लग रहा है कि एक ऐसा स्विच हिट करना चाहिए जब आप बैंक से शिफ्ट करके आईटी और फार्मा, ये दो सेक्टर्स हैं, और मेटल्स काफी हद तक, ये तीन सेक्टर है जहां पर आप सेक्टर रोटेशन करके चल सकते हैं। और जहां तक निफ्टी का सवाल है, देखिए निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन एक्सपायरी दी पिछली वाली, और एक छोटा करेक्शन यहाँ पर आना बिल्कुल लाजमी था। तो मेरे हिसाब से इस डिप को खरीदे 25,900 25,800 की रेंज में आई थिंक सपोर्ट से निफ्टी के, यहाँ पर निफ्टी को बाई किया जा सकता है। 25,650 का स्टॉप लॉस रहेगा लॉन्ग पोजीशंस के लिए। और मुझे लगता है जो हिसाब से रोल ओवर्स बहुत स्ट्रांग हुए हैं, जो हिसाब से एफआईआईज की लॉन्ग डोमिनेशन है इंडेक्स फ्यूचर्स में, स्टॉक फ्यूचर्स में, और जो हिसाब से रिटेल या जो एचएनआई कैटेगरी है अभी भी मार्केट के अंदर शॉर्ट खड़ा हुआ है, वो पोजीशनिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो प्रीवियस मंथ का मोमेंटम है मार्केट का, वो इस मंथ में कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि निफ्टी 26,500 या इवन 27,000 तक का भी लेवल इस महीने में लगा दे। तो मेरा यहाँ पर आउटलुक जो है वो काफी पॉजिटिव है। सेक्टर रोटेशन जरूर कीजिए। हमें लगता है आईटी यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। पिछले महीने बैंक निफ्टी तकरीबन 5% ऊपर था, आईटी जो था वो माइनस में था। इस महीने हमें लगता है कि आईटी कैचअप करेगा और एक बास्केट बनाकर चलना चाहिए जहां पर आप जो जो टॉप आईटी स्टॉक्स है इंडेक्स के, उनको बाय करके चले 5-6 स्टॉक्स को। और हमें लगता है कि तकरीबन 15% की अपसाइड आपको आने वाले 3 महीने में आईटी सेक्टर में, यानी कि इन स्टॉक्स में और इस बास्केट में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 26,500 से 27,000 ही पॉसिबल है, उसको आईटी लीड करेगा। बैंक से थोड़ा शिफ्ट होकर आईटी में आ जाएं और आईटी में 15 से 20% के मूव्स आपको दिखाई देंगे। तो ये एक बड़ी कॉल हो गई राहुल जी की। तो राहुल जी, इस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या होगा फिर? अगर निफ्टी की बात करें सिर्फ अभी, अगर आप कह रहे हैं तो कि 26,500 27,000 पॉसिबल है, तो वो थीसिस कहाँ नलीफाई होगा? कौन सा थ्रेशोल्ड लेवल है जिसके नीचे अगर निफ्टी फिसला तो वो नलीफाई होगा? जी हाँ, देखिए 650 25,650 का है लेवल। अगर इसके नीचे हम क्लोज दे देते हैं तो मेरे हिसाब से व्यू नेगेट होगा। बट जो हिसाब से ऑप्शन राइटिंग है 26,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, आप वीकली ऑप्शंस देखें, मंथली ऑप्शंस देखें, पिछले महीना भी ऐसा हुआ था कि पिछले महीने 25,000 पे राइटिंग थी पुट राइटर्स और मार्केट उसके नीचे 200 पॉइंट गया था, तकरीबन 24,800 24,700 के आसपास का हमने लो बनाया था। और उसके बाद एक 1,300 पॉइंट की रैली निफ्टी में हमने देखी थी। सिमिलर सेटअप यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। मेरा व्यू सिर्फ इसी कंडीशन पे चेंज होगा, अगर एफआई की जो एग्रेशन है लॉन्ग्स में वो अगर अनवाइंड होती हुई दिखती है तो वो एक अर्ली कॉल होगा पोजीशन अनवाइंड करने का और हम इस व्यू को चेंज करेंगे। अदरवाइज जब तक आई थिंक ये मार्केट में ये जो एफआई वैसे रिटेल का पोजीशनिंग इंडेक्स में जब तक बना हुआ है, बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। आज वो पहला दिन है जब एक साइजेबल डिप देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर, पर जो हिसाब से निफ्टी चल रहा है मेरे हिसाब से 25,900 25,800 का जो ये एरिया है, यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाता है और आप 650 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं।
ओके अच्छा राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आपके इस पूरे आंकलन में टुवर्ड्स आई थिंक 26500 या फिर 2700, हालांकि आपने जो डाउन साइड के लेवल्स हैं वो भी बता दिए, रिलायंस को आपने कहाँ प्लेस किया है? शुक्रवार को हमेशा आई थिंक जो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वो रिलायंस एक बार आता है, वो डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट करता है। आज कंप्लीटली आउट ऑफ पिच चल रहा है। ये एक इंडेक्स है, ये एक स्टॉक है जिसने अभी तक अपनी पूरी निर्णायक भूमिका नहीं निभाई है इस मूव में। आपका व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इस वक्त? जी, अब फ्राइडे का जो मूव था काफी पॉजिटिव था। डेरिवेटिव्स डेटा भी यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप इंडिकेट कर रहा था और आज के सेशन में डेफिनेटली पुल बैक है। बट मेरा ये मानना है कि रिलायंस का जो सेटअप है अभी भी जो हायर हाई हायर लो का जो सेटअप है रिलायंस के अंदर इंटैक्ट है। डेली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो 2980 के आसपास 50 दिन की मूविंग एवरेज है, तो वापस एक तरह से सपोर्ट लेवल के पास रिलायंस का स्टॉक आ चुका है। और आज के सेशन में जो खास करके जो वॉल्यूम्स है वो इतने बड़े नहीं है जो हिसाब से फ्राइडे को हमने बाइंग में वॉल्यूम्स देखे थे, इंट्राडे में जो आवरली वॉल्यूम्स हम ट्रैक करते हैं तो ज्यादा बड़े वॉल्यूम्स नहीं है। यस, नेगेटिव रिएक्शन जरूर है बट बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। मेरा ये मानना है कि आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड करके चल सकते हैं। 2950 का एक स्टॉप लॉस रखे। और अगर थोड़ा मैक्रो पिक्चर की बात करें तो रिलायंस के अंदर 3400-3500 तक के टारगेट्स अभी भी आने बाकी है। तो अगर ये स्टॉक आई थिंक कहीं ना कहीं ये महीने में अगर पार्टिसिपेट करता है तो निफ्टी को काफी बूस्ट दे सकता है। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है इस मंथ में रिलायंस के अंदर, खास करके जो जो फ्राइडे के दिन हमने जो चाल देखी थी वैसा आपको मूव देखने को मिले ऊपर की तरफ। तो रिलायंस में व्यू पॉजिटिव रखिए। पोजिशनली स्ट्रक्चरली दोनों हमें अच्छा लगता है। डिलीवरी में भी बाय करके चला जा सकता है, हालांकि एफ&ओ में थोड़ा सा यहाँ पर आपको ट्रिकी हो सकता है बट डिलीवरी में बाय करके चलिए। 3400 तक के टारगेट्स हमें लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे याद रखिएगा ये भी जो व्यू शेयर किया गया है, ये प्रश्न मैं आई थिंक निफ्टी पर उनके आंकलन के आधार पर कर रहा था। इस कार्यक्रम में जो भी राय दी जाए रिलायंस पर प्लीज़ एक याद रखिएगा, अपनी निजी राय जरूर रखिए। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। राहुल जी, एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा पॉसिबली आपसे यहाँ पर। इस बाजार में जब भी इंडेक्स पेन में आया है निफ्टी FMCG ने स्ट्रॉन्ग मूव दिया है, आज भी कुछ वैसा ही हो रहा है। एक प्रेफर आपका FMCG स्टॉक कौन सा होगा इस वक्त? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एफएमसीजी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। जब भी डल पीरियड्स रहे मार्केट के अंदर एफएमसीजी ने पार्टिसिपेट किया। इसमें इंडिविजुअल सेटअप डाबर का हमें काफी पसंद आता है। अगर नेक्स्ट 1-2 दिन मार्केट के अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस रहती है तो आई थिंक डाबर यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। 660 से लेके 680 तक के टारगेट्स डाबर में आ रहे हैं यहाँ पर। और आप पिछले 3 दिन का जो लो है 620 के स्टॉप लॉस से कैश के हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल है। और मुझे ज्यादा टर्बुलेंस तो नहीं लग रहा है ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर, लेकिन अगर 1-2 दिन भी मार्केट निफ्टी अगर सुस्त रहता है तो आई थिंक यहाँ पर एफएमसीजी जो हिसाब से आज चल रहा है आई थिंक कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। तो डाबर का सेटअप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हमें सबसे बेहतरीन यहाँ पर दिखाई देता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो बड़े टारगेट्स राहुल जी के इस सीरीज़ में। एक शो को समाप्त करें से पहले एक कॉन्वर्सेशन सुनाते हैं आपको, छोटा सा एक झलक उसका। पीबी फिनटेक कंपनी के चेयरमैन एंड CEO यशीश दहिया ने CNBC आवाज़ से खास बातचीत में कहा है कि ये जो नया हॉस्पिटल वेंचर है इससे ग्राहकों को क्लेम रेशो में आसानी होगी। आइए सुनते हैं वो बाइट। तो इस XYZ वेंचर में पीबी फिनटेक 20 से 35% शेयर होल्डिंग ले रहा है, लेना चाहता है। ले रहा है तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बोर्ड अप्रूवल पे डिपेंड करता है, लेना चाहता है। और अब ये वेंचर की बात करते हैं कि XYZ करना क्या चाहता है। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये रिपीट इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि उसके आगे इन्वेस्ट करने की पीबी, उसके आगे जो जिंदगी उस वेंचर की होगी वो XYZ की जिंदगी है। HMO एक मॉडल है जहां पे इंश्योरेंस इंडस्ट्री खुद अपना एक तरह से हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं और वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि खर्चा कितना कम हो सकता है। क्योंकि अभी तो खर्चा हॉस्पिटल के हाथ में है, कितना भी हो सकता है, पर HMO में क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से आउटसोर्स्ड पार्टनर है, वो खर्चा एक तरह से कम रखने की कोशिश करते हैं और इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को क्लेम्स रेशियो पे फायदा होता है। इसके अलावा क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को और HMO को एक दूसरे पे पूरा भरोसा है, तो क्लेम्स का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, क्योंकि इसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इसमें आपको बिल बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई कितना बिल होगा, कितना कवर्ड होगा, कितना नहीं कवर्ड होगा, वो सब कहानी खत्म हो जाती है। ओके, चलिए, तो ये पूरा इंटरव्यू आप आज देख पाएंगे 1:30 बजे पीबी फिनटेक का शो को समेटेंगे और नीरज जी आ गए स्टूडियो में।
नीरज जी गुड मॉर्निंग और ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए आपको सौंप रहे हैं। गुड मॉर्निंग अनुज, क्या हुआ, क्यों इतना गिर गया ये? I think सेबी वाला डर है क्या मार्केट को बढ़ाना चाहिए था, एक्चुअली अच्छा पॉइंट है कि बहुत सारी एक्सपायरी जो भी चल रही थी वो एक नहीं, कर दी अच्छा जाएंगी। पॉइंट है, वो भी एक फैक्टर है। थोड़ा सा मार्केट को डरा तो रही है वो, डरा क्योंकि तो 3-4 लोगों ने ये बात बोली है कि कुछ ना कुछ आ सकता है सेबी के उससे, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। बिल्कुल, खैर चलो उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कि मार्केट क्या स्थिति लेता है, लेकिन अभी फिलहाल वीक दिख रहा है मार्केट। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद समझ जाओ आप।